देखिए, कल मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है और इस बजट में किसे सौगात मिली, किसे निराशा मिली। मेरी सहयोगी रोमाना इसार खान के साथ देखिए दिग्गज अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल का इंटरव्यू, जिसमें वो बहुत आसान भाषा में बजट की बड़ी बातें बता रहे हैं। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। भारत का बजट देश के सामने है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं देश के जाने माने अर्थशास्त्री संजीव सान्याल जी, जो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में और बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। हिंदुस्तान जो सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, वो जो हमारी स्पीड है वो कायम रहे, उसको लेकर इस बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं जो आप रखना चाहें दर्शकों के सामने? पिछले साल भी हम लोगों ने 8% से ज़्यादा विकास दर कायम किया और इस साल भी 6.5 से 7%। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को देखें या आरबीआई या आईएमएफ वगैरह के देखें तो 7% के करीब हम लोग विकास दर कायम करेंगे। ये बहुत ही तेज़ गति है, लेकिन याद रखिए कि इसको बरकरार रखने के लिए हमें कंटिन्यूअस निवेश करना पड़ता है। तो एक है कि सरकार की तरफ से निवेश किया जाए, तो उसमें बहुत सारे नए स्कीम है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले भी वैसे ध्यान था, लेकिन और भी ध्यान दिया जा रहा है और इसको कायम किया जा रहा है कि अब। और इसमें आप देखें, पूर्वांचल क्षेत्र के जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वहाँ काफ़ी सारे नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। मुझे याद नहीं है, पटना से इधर दरभंगा ऐसे टाइप के कुछ हैं, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कौन से नए हाईवेज हैं। सर, पटना, पूर्णिया, वैशाली, बोधगया, बक्सर, भागलपुर, ये अलग अलग बिल्कुल हाईवेज, इसके बारे में बात की गई है। हाँ जी, हाँ, तो वो जो उनके बारे में बात की है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जा रहा है उसके वजह से एक मोमेंटम बना रहेगा। देखिए, हम लोग एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर निवेश हमें निजी क्षेत्र से मिलना चाहिए, न कि गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसलिए एक तो है जॉब्स के लिए दिया गया है, अलग से रिसर्च के लिए भी इंसेंटिव्स दी गई हैं जी। और मल्टीनेशनल्स का भी जो आप टैक्स रेट देखें 40 से 35 कर दिया गया है। तो इस तरीके से सबको इंसेंटिव दिया गया है कि आप यहाँ आइए, निवेश करिए, जॉब क्रिएशन करिए और देश को आगे ले चलिए। ठीक है, अब जो है सरकारी नौकरियां तो ठीक है, वो लिमिटेड हैं, उसमें बहुत ज्यादा बढ़त की कोई गुंजाइश है नहीं। ऐसे में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्हीं को यहाँ पर जिम्मेदारी निभानी होगी और उसके लिए सरकार जितनी मदद कर सकती है इंसेंटिवाइजेशन के जरिए, वो सरकार करती हुई नजर आ रही है, जो बातें आप भी गिना रहे थे। यही एक रोड मैप है सर। सरकारी नौकरियों के आधार पे कोई देश विकसित नहीं हो सकता। जैसे करोड़ों नौकरियों की जो जरूरत है वो सरकार की तरफ से हो ही नहीं सकता, किसी भी देश में नहीं हो सकता। ये भारत की बात नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी देश में नहीं हो सकता। तो अंत में हमें निजी क्षेत्र के आधार पे ही इन नौकरियों का जो उत्पादन है वो उन्हीं एक निजी क्षेत्र से होगा और उसमें ये ज़रूरी है कि ये निजी क्षेत्र निवेश करे, अनुसंधान में निवेश करे, सिर्फ मतलब फैक्ट्री और कैपिटल गुड्स या मशीनरी इसमें नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करे, क्योंकि हमको दुनिया में कंपेटिटिव होना है। अगर हम दुनिया में कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे कर पाएंगे? तो इसमें देखेंगे आप कि बहुत सारे कस्टम्स और इत्यादि में भी कुछ बढ़ाया गया, कुछ घटाया गया, तो हम लोग एडजस्ट करते रहते हैं, जिससे हाँ वो हमेशा करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों को दुनिया में कम्पिटिटिव रहना है, तो फिर ये एडजस्टमेंट्स कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। आज हमने देखा जब बजट आया तो न्यू टैक्स रिजीम के तहत कुछ मध्यम वर्ग को रियायत मिलती हुई नजर आई। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी सरकार को उनको भी कुछ रियायत देनी चाहिए थी, बेहतर होता। हमें धीरे धीरे एडजस्ट करके एक सिंप्लीफाइड सिस्टम लाना है। हम चाहे ना चाहें, अभी जो पुराना सिस्टम है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये हमारी प्रयास है कि धीरे धीरे लोग इस नए सिस्टम पे आ जाएं, और अगर ज़्यादातर लोग इस नए सिस्टम पे हैं तो इन स्लैब्स को हम धीरे धीरे करके बढ़ा भी सकते हैं। देखिए, समस्या यह है कि देश पे बहुत ही कम लोग टैक्स भरते हैं, तो क्या होता है कि ये इस टैक्स का जो भार है यही 5 करोड़ के करीब लोगों पे पड़ता है। अगर सब लोग अपना भागीदारी लें तो इसको पूरा हल्का कर दिया जा सकता है। एक संतुलित तरीके से हम लोग इसको धीरे धीरे इस सिंप्लीफाइड सिस्टम पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब ये एडजस्टमेंट की हो रहा है तो
क्या होगा कि दोनों तरह के लोग ये कुछ ना कुछ कारण से नाखुश होंगे। लेकिन देखिए, सिंप्लीफाइड सिस्टम पे 2/3 लोग आ गए हैं जी, और उनके लिए हम बढ़ाते जा रहे हैं। और अंत में ये जो पुराना सिस्टम है, किसी आगे जाके किसी एक साल में भी पूरी तरह से मर्ज हो जाएगा। अभी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लोग हैं जिनकी पुरानी EMI इत्यादि हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि अचानक वो बेचारे फंस जाए। लेकिन अंत में ये तो साफ है ना आपको कि हम लोग धीरे धीरे इस नए सिस्टम में आ जाएंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सान्याल साहब, एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए और इतनी बेबाकी से, इतनी खुलकर और सरल अंदाज में बजट का जो लब्बो लुबाब है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, लवली टॉकिंग टू यू।